नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैं हूं नवविक्रम सिंह। बजट पर जनजातीय मामलों में तवज्जो दी गई और हमारे साथ बात करने के लिए हैं जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा साहब। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी में। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सर, पहला सवाल तो पूछना चाहूँगा, बजट में आप ओवरऑल अगर हम बजट की बात करें तो किस तरीके से देखते हैं, कितना महत्वपूर्ण है, और जो अमृतकाल की बात है और आने वाले भारत के विकासरत भारत के लिए कितना अहम साबित होगा? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको यह बताऊं कि यह वास्तविक रूप से एक राष्ट्रीय बजट है, नेशनल बजट जिसको हम कहेंगे, प्रोग्रेसिव बजट है। दूसरा यह है कि विज़न के साथ आगे ले जाने वाला बजट है। इस बजट में इस बात को रेखांकित करते हुए कि हम अमृत काल के प्रवेश द्वार में खड़े होकर किस तरीके से आने वाले, जब देश 100 साल पूरा करेगा, यानी 2047 में हम ग्रेजुअली किस तरीके से चीज़ों को लेकर के ऐसा वास्तविक स्थिति का निर्माण करने में सफल होंगे जो देश चाहता है। सर, चूँकि आज़ाद भारत में कई प्रावधान किए गए जो आदिवासी समूह हैं उनके उत्थान के लिए, लेकिन फिर भी एक ऐसा तबका है जो कि विकास की रेस में काफ़ी हद तक पिछड़ गया और उतने चीज़ें बेहतर नहीं हो सकी कि वो मुख्य धारा में शामिल हो सके। इस योजना में, इस बजट के दौरान एक खास योजना जनजातीय समूह के लिए, जो आदिवासी लोग जो पिछड़ गए हैं उनके लिए है। उस योजना के बारे में हमें विस्तार से थोड़ा सा बताइए। देखिए, अभी इस बार एक मिशन मोड में प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसको हमने नाम दिया है PMPBTG, प्रधानमंत्री पर्टिकुलरली वेनरेबल ट्राइबल ग्रुप के लिए। और अगले 3 साल तक इस कार्यक्रम के माध्यम से हम वैसे लोगों तक पहुंचेंगे जिन लोगों तक आज़ादी के 75 वर्षों में हम वास्तविक रूप से नहीं पहुंच पाए। हमने बातें बहुत की पिछले कई वर्षों से, पर ये जो ग्रुप है जिसको हम PBTG कहते हैं, उन PBTG के बीच में जो कार्यक्रम चलने वाले के जो एक उत्तरदायित्व बोध के साथ काम करने की एक जिम्मेदारी है, उसको सही ढंग से नहीं किया जा सका। और इसलिए प्रधानमंत्री PBTG मिशन के रूप में इसे स्वीकृति दी गई है कि उनके मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करते हुए क्षमता विकास हम कैसे करें। अब ये जो PBTG ग्रुप है, इसके मामले में मैं आपको बताऊं कि हमारा मंत्रालय ने 75 पदाधिकारी को 75 प्रिमिटिव ट्राइब्स के लिए, PBTG के लिए अधिकारी नियुक्त किया है। मैंने पदाधिकारी को उस ट्राइबल के लिए प्रभारी नियुक्त किया है और उनसे ये अपेक्षा किया है कि आप जाइए फील्ड में, स्टेट गवर्नमेंट के साथ बातचीत करिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल में बातचीत करिए और उन गांव में जाइए, उन सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जाइए, ऐसे जगह जहां पर सड़क नहीं हो सकती है, जहां बिजली नहीं पहुंची हो या कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे हो, वैसे जगह में आप पहुंच करके चीज़ों को समझिए और उसी आधार पर राज्य को हम सुझाव देंगे कि इस तरह की योजनाएं बनाइए जिससे कि सीधे पिन पॉइंट मिशन मोड में उस तरह के सारे कार्यक्रम उन तक पहुँचे। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बहुत ही मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी हुई सोच है कि अब हम कंट्री में जो 75 PBTG ग्रुप है, देश का 75वां वर्ष हो रहा है आज़ादी का, और 75 PBTG समूह है। 75 PBTG समूह के लिए 75 पदाधिकारी हमने नियुक्त किया है और इसे मिशन मोड में पूरा करने के लिए राज्यों को हम प्रेरित कर रहे हैं कि आप इस कार्यक्रम के माध्यम से सारे ऐसे चीज़ों से आच्छादित करिए जिसके लिए वर्षों वर्षों तक इंतज़ार करते रहे।
सर, दूसरा सवाल एक एकलव्य मॉडल स्कूल को लेकर समझना चाहूँगा। आपका मंत्रालय एकलव्य मॉडल स्कूल को चलाता है लंबे अरसे से। 97-98 में एकलव्य मॉडल स्कूल की स्थापना रिमोट एरियाज़ में बच्चे पढ़ सकें, जो जनजातीय समूह के बच्चे हैं उन्हें बेहतर शिक्षा मिल सके, इसके लिए की गई थी। लेकिन बीते सालों में देखने में मिला कि वहाँ जैसे टीचर्स की कमी है या फिर आधुनिक संसाधन नहीं मुहैया हैं जैसा कि दूसरे शहरों में है। तो ऐसे में एकलव्य मॉडल स्कूल को लेकर जो प्राथमिकता के तौर पर बजट में कहा गया है कि इन्हें बेहतर किया जाएगा, इन्हें अध्यापकों की भर्ती की जाएगी, ये कितना अहम मानते हैं? इससे कितना लाभ? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि 97-98 में यह योजना शुरू हुई थी इस रूप में कि राज्यों को कुछ अंशदान दे करके इस तरह के विद्यालय खोले जाए और संचालित करें। अपेक्षा की गई थी कि ऐसे विद्यालय राज्यों के माध्यम से अच्छे ढंग से संचालित की जाएगी। लेकिन धीरे धीरे अनुभव बढ़ता गया और यह ध्यान में आया कि इसमें क्वालिटी एजुकेशन जो नेशनल लेवल में चाहिए वो उन बच्चों में उतना उभर करके नहीं आ रहा है जितनी संभावना है। और इसलिए फर्स्ट टाइम इस गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि हम इसे एक मिशन मोड में प्रोग्राम को ब्लॉक लेवल तक कंपलसरी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल खुले, हम यूनिट ब्लॉक को बनाए, जहां पर हमने कहा कि 50% से अधिक आबादी होनी चाहिए और 20,000 से अधिक। तो ये दोनों को मीट करने वाला जो भी ब्लॉक होगा उन ब्लॉक में ये विद्यालय खोले जाएंगे और इन विद्यालयों का संचालन CBSE पैटर्न पर होगा, ताकि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बच्चों की आवश्यकता होती है उस तरह के तैयारी की, उसमें वो अपने आप को सक्षम पाए। तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है। अब इस बजट में 38,800 शिक्षकों की नियुक्ति के बारे में कही गई है। अब उस नियुक्ति के बाद क्वालिटी एजुकेशन को और अधिक हम इंश्योर कर सकेंगे और CBSE पैटर्न में जब बच्चे पढ़ाई करेंगे तो वहाँ की क्वालिटी अच्छी भी होगी और नेशनल कॉम्पिटिटिव माइंड डेवलप होगा। और जिस तरीके से आज चाहे फर्दर पोस्ट मैट्रिक एजुकेशन के लिए, चाहे वो मेडिकल हो या इंजीनियरिंग हो या मैनेजमेंट हो या अदर जो भी सेक्टर में जाना चाहे, वो वहाँ से अच्छे ढंग से जा सकता है। क्योंकि अब देश भर में यदि आंकड़ों को देखें तो 75 वर्षों के कालखंड में 9 वर्षों का कालखंड को यदि आप देखें तो आपको ध्यान में आएगा कि 9 वर्ष के पहले कितनी संख्या थी इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT कितनी थी, आज कितनी है। 9 वर्ष के पहले IIM कितनी थी, आज कितनी है। 9 वर्षों के पहले मेडिकल कॉलेज पहले कितनी थी, अभी कितनी है। तो इसमें भारी अंतर। तो ये सारे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए जो ट्राइबल को अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, वो अपॉर्चुनिटी यदि हम क्वालिटी एजुकेशन का बेस को मजबूत नहीं करेंगे तो उन्हें प्राप्त नहीं हो सकता है। तो इसलिए एकलव्य मॉडल स्कूल को जो है हम अब पूरे देश में समान तरीके से शिक्षा और उसमें जो नई शिक्षा नीति में जिन बातों का उल्लेख किया गया है उसको समावेश करते हुए स्पोर्ट्स में, रीजनल लैंग्वेजेस में या ऐसे जो क्रिएटिव बच्चों के अंदर जो पोटेंशियल है उसको उभारने में हम सफल हों। जी सर, एक और जो आदिवासी क्षेत्र हैं, अगर हम बस्तर के ढोकरा आर्ट की बात करें या फिर हैंडीक्राफ्ट की बात करें, अब तमाम संभावनाएं मौजूद हैं, लेकिन उन्हें उस तरीके का मार्केट, हालांकि कई कोशिशें हुई हैं, ट्राइफेड के माध्यम से बेहतर पहुंच बनी है, लेकिन उसे एक और पुश मिले। इस बजट में कारीगर और शिल्पकारों के लिए ख़ास तौर पर प्राथमिकता दी गई है। उन लोगों को कितना इस बजट से मदद मिलेगी, इसका हम आपसे विस्तार से समझना चाहेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि यदि आप भारत के गाँवों को देखें तो ये आर्टिजन बेस्ड विलेज होते हैं, जहाँ दस्तकार, कलाकार, शिल्पकार की एक अपनी इकोनॉमी है, रही है। लेकिन कालांतर में दबाव बढ़ा है, कालांतर में कई तरह के ऐसी चीज़ें जो जितना दस्तकारी में, जितना कलाकारी में, जितना शिल्पकारी में
उन्हें महत्व मिलना चाहिए, वो नहीं मिला। अब उसको फिर से हम कैसे उभारे, इस बजट में सभी मंत्रालयों के माध्यम से ये ध्यान में रखा गया कि स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए आप स्किलिंग करें। दूसरी बात, जो सोशल सेक्टर के मिनिस्ट्री है उसके माध्यम से एक मिशन मोड में प्रोग्राम शुरू करें। तो मैं समझता हूँ कि जो आर्टिजन्स को जो एक उसमें भी एक इनोवेशन की ज़रूरत है, नए डिज़ाइन, नए तरीके से चीज़ों को वो उसका सहयोग मिलेगा, और उसके इंस्टीट्यूशन भी खोले जा रहे हैं, खोले गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब स्किलिंग का समय थोड़ा सा आया है, जब हम अपने क्वालिटी को इम्प्रूव भी कर सकते हैं और अपने आर्टिजन्स को प्रमोट भी कर सकते हैं। और ऐसा इकोनॉमी जो रूरल इकोनॉमी को ताकत देता है, ऐसा इकोनॉमी जिसके माध्यम से देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है, वैसे चीज़ों को हम और अधिक बेहतर ढंग से बढ़ा सकते हैं। अब ट्राइफेड एक आर्टिजन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें हम लोग बंधन केंद्र के माध्यम से आर्टिजन्स को प्रमोट कर रहे हैं और उनके प्रोडक्ट का मार्केटिंग कर रहे हैं। ट्राइब्स इंडिया एक ब्रांड बन गया है। तो इसी तरीके से खादी है, खादी एक ब्रांड बन गया है। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे जो वनोपज है, उस वनोपज के माध्यम से कई चीज़ें फूड सप्लीमेंट के तौर पे, वनौषधि के रूप में, या ऐसे दस्तकारी का काम, शिल्पकारी का काम, जिसके माध्यम से लोग चीज़ों को एक तरीके से उसकी लाभन्यता बढ़ती है, ख़रीदारी बढ़ती है, लोगों की जिज्ञासा बढ़ती है और वो एक मार्केट बनाता है। तो वो चीज़ें अब जो जैसे धीरे धीरे घट गई थी, अब इस बजट में उसको महत्व दिया गया है और उससे बहुत बड़ा लाभ रूरल आर्टिजन्स को मिलेगा। सर, क्योंकि जनजातीय मामलों का जो मंत्रालय है उसका गठन भी आज़ादी के कितने बाद हुआ, 99 के आसपास। आज वो मंत्रालय प्रमुखता में है और बजट में भी वो प्राथमिकता में है। तो ऐसे में आप से समझना चाहेंगे कि जो ये यात्रा है आज किस पड़ाव पर पहुंची है और हम आगे कहां तक जाने के लिए तैयार हैं, और इस देश का जो सबसे वो वंचित तबका है उसे कितना और मदद मिलेगी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि यह बात सही आपने कहा कि इनिशियली जब मिनिस्ट्री मैंने ट्राइबल के बारे में सोचा गया तो उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली सोचा गया, होम डिपार्टमेंट का एक पार्ट। बाद में इसको सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का एक पार्ट बनाया गया। तो पहले एडमिनिस्ट्रेशन के दृष्टि से थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन का, लेकिन उसकी नज़रिया बिल्कुल अलग थी। कई बार ये कम्युनिटी नुकसान पहुंचाता, ऐसा लोगों के दृष्टि में रहा। पर कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि इनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, इनके कैरेक्टर को इनहेरिट करते हुए इसको आगे लेके चलने की ज़रूरत है, इसका लाइफ स्टाइल को प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को कहता है। लेकिन कई बार लोगों में इस तरह की भी भावना कि क्रिमिनल ट्राइब्स है तो ये है, इस तरह की कई बात उभरते रही है ब्रिटिश रूल के टाइम में। तो बाद के दिनों में तो इसको एक शेड्यूल्ड एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में देखा गया और वैसे एरिया भी डिफाइन किया गया। बाद के दिनों में कि एक डेवलपमेंट के नाते कुछ स्कीम इसके ऊपर लागू किया जाए, पर पिन पॉइंट जो कंट्री के प्रोग्रेस में सारे देश के जनता की एक भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए, उनका अवेयरनेस भी इस ढंग से बढ़ना चाहिए कि नेशनल कंट्रीब्यूशन उन सारे इलाकों के साथ साथ उन सारे लोगों का हो। मिनरल्स के दृष्टि से ये एरिया बहुत समृद्ध है जहाँ ट्राइबल है, लेकिन बाकी चीज़ों में बहुत पुअर है, बहुत ख़राब स्थिति रही है। तो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के समय में इन सारे चीज़ों का रहा। जब अटल जी देश के प्रधानमंत्री बने तब ये ध्यान में आया कि इनके कैरेक्टर अलग है, इनके इश्यूज अलग हैं, इनको जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में देखा गया उस तरीके से तो काम इनिशिएट ही नहीं किया गया। कुछ पॉलिसी 1974-75 के अंदर आई जिसमें बात कही गई कि इनको इस तरीके से आंका नहीं जाना चाहिए जिस तरीके से लोग आंकते हैं, क्योंकि ये स्वाभिमानी भी है और दूसरी बात ये है कि ये डिमांडिंग एटीट्यूड से काम नहीं करता है, राइट्स के एटीट्यूड से काम करता है।
ये किसी चीज़ को मांग के नहीं लेना चाहता है, लड़ के लेना चाहता है। तो ये उसके कैरेक्टर में है, तो उस कैरेक्टर बेस्ड चीज़ों को एक्नॉलेज करते हुए इसके बारे में सोचा जाना चाहिए। तो एक अलग मिनिस्ट्री होना चाहिए। तो 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बनाए, वो हमारे बहुत श्रद्धेय और बहुत सोच और बहुत उम्दा भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का कोई कंपैरिजन नहीं है, मैं ये कहूँगा, क्योंकि मैंने उनके साथ में भी काम किया है। तो उन्होंने इस मंत्रालय का गठन किया, इस मंत्रालय के द्वारा कार्य प्रारंभ हुए। इसके कई हैं कि डेवलपमेंट साइड कैसा होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल कैसे होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे होना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके किया गया। अब मंत्रालय उन्हीं सारी चीज़ों को समावेशी तरीके से देख करके आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में काम कर रहा है। और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि आज हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन में, लाइवलीहुड में, एम्प्लॉयमेंट में, या आर्टिजन्स में, या करेक्टर में, या प्रोटेक्शन में जो लीगल इश्यूज है, चाहे वो FRA का हो, चाहे पंचायती राज का हो, सारे चीज़ों में हम एक सांगोपांग दृष्टिकोण अपना करके काम कर रहे हैं। और इसकी प्रायोरिटी अब देश के सामने, जैसे आपने कहा कि देख रहे हैं कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में किस तरीके से इसे प्रायोरिटी दे करके, क्योंकि ये महसूस किया गया कि पिछले कई वर्षों में जो चीज़ें अनदेखी की गई है, अब हमें इसको आगे बढ़ाते उसके प्राइड को आगे बढ़ाना चाहिए। मैंने जैसे कहा कि वो मांग करके कोई चीज़ नहीं लेना चाहता, वो राइट्स की बात करता है। तो जब आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने ये घोषणा किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, कि भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को हम स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाएंगे, तो देश भर के आदिवासी ने उसका स्वागत किया। देश भर के आदिवासियों को महसूस हुआ कि हमारा प्राइड को समझने वाला नेतृत्व है। तो ये एक बदलाव की जो बयार है अब देश में दिख रही है। बिल्कुल सर, आपने ठीक कहा कि बिरसा मुंडा को लेकर बात हो, चाहे तिलका मांझी, कई ऐसे हीरोज़ हैं जिनका नाम भी पहले नहीं सुना गया, समझा गया, जो कि उत्तर प्रदेश में अभी लगातार सभी राज्यों में एक जो स्वतंत्रता सेनानी, बिल्कुल, जैसे जो भूले बिखरे हमारे योद्धा, उनको हम उस संग्रहालय में ला करके दुनिया को बताएं कि किस तरीके से आदिवासियों ने, जनजातियों ने आज़ादी के दिनों में लड़ाई लड़ करके अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए अपने आप को बलिदान दिया। और शायद अंग्रेज़ों ने उस राइट्स इशू और लड़ाई की वजह से ही कुछ लोगों को क्रिमिनल ट्राइब कह दिया। सर, अगला सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि बजट आवंटन को लेकर इस बार बजट आवंटन कितना लगभग बढ़ा है, कितने गुना बढ़ा है, और इस आवंटन से हमारे मंत्रालय का आप देखें तो यदि रिवाइज मतलब आरई को देख करके अगर बात करें तो 70% के लगभग बढ़ा है बजट। जो अभी BE है लगभग 70%, पहले 7,000 करोड़ था, अभी 12,000 करोड़ है। बजट में सर कुछ ऐसी भी घोषणाएं की गई जो सीधे तो जनजातीय मामलों से नहीं जुड़ी हुई थी, लेकिन जैसे नेचुरल फार्मिंग है सर, नेचुरल फार्मिंग इस देश में सबसे ज़्यादा अगर कहीं नेचुरल फार्मिंग होती है तो आदिवासी क्षेत्रों में होती है जहां उनकी बहुतायत है। तो और सरकार ने इसको लेकर नई नीति भी बनाई है कि एक बड़ी संख्या, बड़ी रकम दी जाएगी नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए। तो सर, आपको क्या लगता है इससे कि जो आत्मनिर्भरता का लक्ष्य है उसे हासिल करने में मदद मिलेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि एक विजनरी प्राइम मिनिस्टर का जो सोच है कि हमको ग्रीन इकोनॉमी को बढ़ाना है। बिल्कुल, ग्रीन इकोनॉमी को बढ़ाना है। और ग्रीन इकोनॉमी जब हम कहेंगे तो लॉन्जेविटी जुड़ जाती है, इकोलॉजिकल बैलेंस जुड़ जाती है, ऑर्गेनिक जुड़ जाती है, ये सारी चीज़ें जुड़ जाती है जिससे प्रदूषण रहित जीवन का निर्माण और संचालन हो। तो इसमें ट्राइबल एरिया का बहुत बड़ा योगदान भी हो सकता है और उसको जोड़ने के लिए प्रयत्न भी हो रहा है कि आज भी अगर वनोपज को ले तो वो सारा ऑर्गेनिक है, नेचुरल है। अब पेड़ पौधे बचाएंगे तभी तो वनोपज आएगी।
तो वनोपज को लाने के लिए जंगल बचाना है। तो इकोलॉजिकल बैलेंस किस तरीके से हो रहा है, तो एक लाइवलीहुड के लिए भी हो रहा है, जंगल के लिए भी हो रहा है, पर्यावरण के लिए भी हो रहा है, और प्रदूषण के खिलाफ एक जनजातीय समूह लड़ाई भी लड़ रहा है कि इसको बना के रखना है। तो वो वनोपज इसलिए नहीं ले रहा है कि उसकी सिर्फ आपूर्ति हो, वनोपज इसलिए भी ले रहा है कि जंगल बचेगा तभी वनोपज हमें मिलेगा। तो एक सोच है ट्राइबल कल्चर की, लाइफ की। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ट्राइबल एरिया में अधिकतर जगहों में लोग कृत्रिम खेती करना पसंद नहीं करते। हाँ। वो कहते हैं कि हमारी ओरिजिनलिटी बरकरार रहना चाहिए, है ना, और हमारा ज़मीन सुरक्षित होना चाहिए। तो उसके पीछे का उद्देश्य यही है कि वो शुरू से ही उसका जो लाइफ स्टाइल है वो बैलेंसिंग है। और जब ट्राइबल को इस क्षेत्र में और ज़्यादा उत्साहित करेंगे, जो पता नहीं जाने अनजाने इस देश ने इतनी अधिक मात्रा में कृत्रिम खाद का उपयोग कर दिया ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से, ये इस समय कहना उचित नहीं उसका नुकसान और लाभ क्या हुआ, पर हमें सतर्क जरूर रहना चाहिए। हम अगर सतर्क नहीं रहेंगे तो हमारी मानव जीवन को बहुत बड़ा नुकसान आने वाले दिनों में हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख करके इस देश में इस समय आज़ादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में बजट प्रस्तुत किया गया है। सर, इसके अलावा एक और सवाल है कि पर्यटन को लेकर ख़ास तौर पर कि 50 नए लोकेशन आइडेंटिफाई किए जाएंगे। देश में आदिवासी जो क्षेत्र हैं वहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। कई ऐसे, चाहे वो विदर्भ का चिकलधरा वाला इलाका हो या बस्तर का इलाका हो या जम्मू कश्मीर में भी कुछ इलाके हैं जो कि अभी आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं, वहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन है। ऐसे में आपसे समझना चाहेंगे सर कि क्या संभावनाएं आप देखते हैं पर्यटन क्षेत्र में भी जो आदिवासी क्षेत्र हैं उनका विस्तार हो? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि हर व्यक्ति को भारत को जानना चाहिए। अब अगर दिल्ली में ऐसे बहुत परिवार मिलेंगे जो दिल्ली से बाहर निकले नहीं कभी, बिल्कुल, तो उन्हें भारत के बारे में जानकारी नहीं है। ये जो पर्यटन का विषय है भारत को जानने का है। भारत को जानो, रिलीजियसली भारत को जानो, प्राकृतिक दृष्टि से भारत को जानो, और सांस्कृतिक दृष्टि से भारत को जानो, परंपराओं की दृष्टि से भारत को जानो। ये जो सारी चीज़ें भारत के मूल्यों पर जो जीवन पद्धति रही है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, बहुत सारे लोग बड़े बड़े शहरों में घूमने के लिए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन वो आनंद नहीं मिलती है जो प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ क्षेत्र में जब जाते हैं। वो आनंद नहीं मिलती है जो बड़ी बड़ी इमारतों को देख कर के कुछ देर तक अच्छा लग सकता है, लेकिन गांव के कस्बे, गांव के जंगल, गांव से निकलती हुई नदियां, उसके किनारे जब जाएंगे तो आपको एहसास होगा कि प्रकृति कितना स्पंदन करती है। बिल्कुल सर, सौभाग्य से मुझे भी मौका मिला रिपोर्टिंग के दौरान। देश भर में ऐसे कई इलाके हैं जो जहाँ मैं गया, जो आदिवासी क्षेत्र हैं। इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा सर, बेहतरीन लोकेशन है जहाँ पर पर्यटन का विस्तार होने की तमाम संभावनाएं हैं और जो अभी पर्यटकों की दृष्टि से अछूते हैं। अगले सवाल पर आता हूँ सर, कि अगर बजट में आवंटन की बात करें, बजट को लेकर तमाम बातें की गई विपक्ष की ओर से कि इस बजट में चीज़ें नहीं थी और मध्यम वर्ग को राहत नहीं है, जबकि टैक्स स्लैब में राहत है। तो मध्यम, आप विपक्ष के आरोपों को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं इसमें एक लाइन में कहूँगा, अगर आप पिछले लंबे कालखंड के शासन को देखें जो विपक्ष में इस समय बैठे हुए हैं, तो आपको दिखेगा कि वर्तमान सरकार के माध्यम से लोगों को किस तरीके से हम समझा सके ताकि अगला इलेक्शन जीत सके। बिल्कुल सर। लेकिन इसमें यह नहीं है। हाँ बिल्कुल, इसमें यह नहीं है। इसमें यह है कि एक बच्चे आज के दिन में जिस आयु की है वो अपने आयु के उस अवस्था में किस तरह से होना चाहिए, इस विजन के साथ।
तो हम कहेंगे पिछले सरकारों ने हैंड टू माउथ गवर्नेंस किया, लेकिन ये गवर्नमेंट फ्यूचर इंडिया की गवर्नेंस कर रहा है कि हमें अपने मेन पावर को, अपनी कैपेसिटी को इस तरीके से डेवलप करना है कि हम भविष्य में इस देश को इस तरीके से प्रतिबिंब कर सके जो हमारे आज़ादी के दशकों में लोगों ने लड़ाई लड़ करके इस देश के बारे में सपना देखा था। एक आखिरी सवाल और पूछना चाहूँगा सर, कि अभी हाल ही में हमने देखा कि रक्षा मंत्रालय के साथ एक उत्सव आपके मंत्रालय ने जो आदिवासी लोग हैं उनके स्टॉल्स लगे, तो एक तरह से रोजगार का अवसर मिलता है। अभी आदि महोत्सव भी होने वाला है। ये जो इवेंट्स हैं, इन्हें ऐसे इवेंट्स को बढ़ाने की, या फिर ताकि लोग, जैसा कि मैंने कहा था कि मुख्य धारा में वो लोग जुड़ पाएँ जो कि अभी अछूते रहे विकास की रफ्तार से, तो ऐसे इवेंट्स को बढ़ाने की योजना है क्योंकि बजट में आवंटन बढ़ा है। ऐसे में क्या आप लोग नया खाका खींच रहे हैं अपने मंत्रालय को लेकर? देखिए, अभी हमारा एक आदि शौर्य का एक कार्यक्रम हुआ था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हुए सेना के जवान और ट्राइबल्स। देखिए, पूरे सरहदी इलाके में, बॉर्डर इलाके में जहाँ भी जाएंगे आप, वहाँ आपको ट्राइबल मिलेगा, है ना। सेना के साथ सेना के रूप में खड़ा होकर के देश की सेवा में हमेशा जनजातीय समुदाय अपना काम करता है, क्योंकि सेना की पोस्टिंग होती है, कुछ दिन वहाँ रहते हैं, लेकिन इसकी पोस्टिंग परमानेंट है, वो गांव छोड़ते नहीं है। बिल्कुल, फर्स्ट अपने गांव में मैंने ऑफेंसिव मोड में रहते हैं कि हमें अपना गांव नहीं छोड़ना। तो ये एक बहुत बड़ी ताकत है। तो इसी को आदि शौर्य में हमने प्रस्तुत किया कि जो जनजातीय समुदाय है वो किस तरीके से बॉर्डर इलाके में अपना काम करता है, नृत्य गीत, उसी में उसकी जीवन बसती है, वो अपने सांस्कृतिक विरासत को लेकर के चलते हैं। तो उसके आगे सेना अपने सरहदों की या सीमाओं की सुरक्षा में लगा हुआ है। तो यह जो एक थीम है, यह ताकत देने वाली थीम है। बिल्कुल सर। सर, जैसा कि आपने कहा, फर्स्ट लाइन ऑफ सिविल डिफेंस के तौर पर काम करता है। एक और तो दूसरा आपने जो कहा ना कि आदि महोत्सव के बारे में, आदि महोत्सव एक आर्टिजन मीट होती है। देश भर के ट्राइबल आर्टिजन्स को हम प्रोमोट करते हैं, बुलाते हैं, उनको दिखाते हैं, उनके मार्केट अपॉर्चुनिटी को सर्च करते हैं, उसके बाइंग या सेलर मीट करते हैं, और ट्राइब्स इंडिया के माध्यम से उसके प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं और आर्टिजन्स को प्रोमोट करते हैं। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो आप देख सकते थे कि जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा साहब का साफ कहना है कि ये बजट भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है।